हाँ भाई, तो कैसे हैं सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? आज मज़ेदार चीज़ लेके आए हैं जिसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए से डीएनए का बनना, इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, डीएनए के पास ऐसी क्या ताकत होती है कि वो रेप्लिकेट कर जाता है? वो पूरा हम पढ़ेंगे। इसके पास ऐसी पावर होती है सेल्फ डुप्लीकेशन, मतलब इसी की कॉपी बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉपी। और ऐसी वैसी कॉपी नहीं, ये नहीं कि जैसा ये था, जैसा ये डीएनए था वैसा ये डीएनए होगा। इसमें क्या आते हैं? वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस आते हैं जिस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा एडवांस रूप इसका देखने को मिलता है इस, है ना? तो ये चीज़ें इसको अपन देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। अच्छा, ये लिविंग मॉलिक्यूल है। जो डीएनए है वो किसी कैसा मॉलिक्यूल है? लिविंग मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल ही कहेंगे यार, क्योंकि बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग मॉलिक्यूल। लिविंग मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि ये सेल्फ डुप्लीकेट करता है। क्या? सेल्फ डुप्लीकेशन। ठीक है। अब सबको पता है हमारी जो सेल साइकिल होती है, सबने सेल साइकिल पढ़ी हुई है, तो उसमें हमारा एम फेस, फिर बोल, अरे आना चाहिए यार, एम फेस, G1, S और G2, और फिर कौन सी आ जाएगी? एम फेस। ये साइकिल चलती रहती है, ये साइकिल चलती रहती है। अब इसमें जो एस फेस होता है, इसमें क्या हो जाता था? डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा हाँ, वो तो सबको पता रहता है, मैं बस एक इंट्रो दे रहा हूँ चैप्टर का। अब सुन, हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ें उससे पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। वो क्या है वो अपन देखते हैं। तो देख, सबसे पहले इसमें चीज़ जो है सेंट्रल डॉग्मा स्कीम, ये मुझे क्यों जाननी है? ताकि मैं आगे जब इसमें अपन पढ़े ना, देखो पहले डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, मतलब कि डीएनए से डीएनए का बनना, इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, फिर डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा तब इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ये हम पूरा पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन बनना, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ये पूरा अपन पढ़ेंगे इन डिटेल, घुस के एकदम, समझ रहे हो? तो अपन अभी जो अपन क्या करेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना। अब एक और चीज़ आपने देखी होगी, हमने रिट्रोवायरस में बताई थी कि एमआरएनए से डीएनए भी बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम क्या बोलते थे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम क्या बोलते थे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये दिया किसने था? ये चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा था। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है, इसको हम टेमिनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेमिनिज्म। अच्छा, टेमिनिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन था वो डिस्कवर किया गया था, मतलब इस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था, उनका नाम था टेमिन एंड बाल्टीमोर। टेमिन एंड बाल्टीमोर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया डिस्कवरी करी थी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। उन्होंने ऐसे वायरसेस देखे, बेसिकली रिट्रो वायरस, जो क्या कर रहे थे? एमआरएनए से क्या बना रहे थे? डीएनए। और डीएनए से अगर डीएनए बना ले, मतलब कि डीएनए से ही तो डीएनए बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन कह लो, या फिर डीएनए पॉलीमरेज, या फिर डीएनए पॉलीमरेज कह लो, डीएनए पॉलीमराइजेशन। और इसमें जो एंजाइम लगता है वो कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमराइजेशन, डीएनए पॉलीमराइजेशन। अच्छा, डीएनए से डीएनए बनने को क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमराइजेशन। अच्छा, अब इसकी अगर अपन थोड़ी सी एंजाइम में अगर घुसें, थोड़ा सा एंजाइम में, तो देख, डीएनए से जब डीएनए बनाना है तो इसको हम बोलेंगे क्या? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये सब अभी मैं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ ये इंट्रो दे रहा हूँ कि आगे वाले लेक्चर्स में क्या होगा। तो डीएनए से जब डीएनए अपन बनाएंगे, इसमें एंजाइम जो यूज़ होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब कि डीएनए की प्रेजेंस में हम एक दूसरी स्ट्रैंड बना लेंगे किसकी? डीएनए की। और डीएनए कैसा होता है? ये कैसा? ये, अरे ये अब तो समझ गए होगे यार। हाँ, फिर डीएनए से एमआरएनए बनाना तो कौन सी एंजाइम लगेगी ट्रांसक्रिप्शन के लिए? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कौन सी? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब उसके लिए हमें डीएनए की आवश्यकता होगी। हाँ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। उसके बाद एमआरएनए से अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो, अरे यार इसमें तो टीआरएनए एमआरएनए ये सब चीज़ होंगी। हाँ, ये एम का मतलब समझ लो मैसेंजर आरएनए। आरएनए बेसिकली 3 तरीके का अपन को देखने को मिलेंगे इसमें, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। ये सब क्या है अपन आगे डिटेल में जाएंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, आगे डिटेल में अपन जाएंगे। अब एक चीज़ और सुन सुन, तो क्या हुआ ना, सब लोग यही सोच रहे थे कि ठीक है हमारे पास एक स्ट्रैंड थी डीएनए की, मतलब एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, वो रेप्लिकेट करता था, जिससे क्या होता था? 2 नई स्ट्रैंड बनती थी। और इसका जो दूसरा वाला पेयर था वो भी रेप्लिकेट करता था, जिससे क्या होता था? 2 नई नई, मतलब दो डीएनए की स्ट्रैंड बनती थी। मैंने क्या बोला? ये वाली स्ट्रैंड ने सबसे पहले रेप्लिकेट किया होगा तो इसके 2 पीसेस बन गए ये। फिर इस वाली स्ट्रैंड ने रेप्लिकेट किया होगा तो इसके ये 2 पीसेस बन गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब कि यही तो बात है, यही तो चीज़ है यार, यही तो चीज़ है, इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ता है। क्या है ये? देखो, सेमी कंजर्वेटिव
यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब कि आधा ही डीएनए, सेमी मतलब आधा ही डीएनए उपयोग होगा किसके लिए, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कोई सा मोड होता है क्या, फ्लाइट मोड वगैरह, नहीं, ऐसे देखते जाओ, डीएनए ऐसे ही रेप्लिकेट होता है। लेकिन इस चीज़ को सिद्ध करने में बहुत समय गया। कैसे समय गया, 1953 में। अच्छा, डीएनए की खोज किसने करी ये तो पता है ना, नहीं मैं इतने हाई लेवल पे पहुंच गया डीएनए कब। हाँ, तो डीएनए की बात सबसे पहले खोज किसने करी थी, हमारे वॉटसन साहब ने, शेन वॉटसन, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, याद रखना, और क्रिक, दो दोस्त थे, ऐसे याद रखना, वॉटसन और क्रिक। इन्होंने किसकी खोज करी थी, हमारी डीएनए की। कब करी थी, 1953 में, ठीक है, मतलब 1953 में करी थी। अब लेकिन डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, जब ये चीज़ उनसे पूछी गई तो उन्होंने अपनी स्टडी के अनुसार उन्होंने ये प्रपोज कर दिया। प्रपोज किसको प्रपोज किया, अरे उन्होंने मतलब ऐसा लिख दिया, वो नहीं होती कोई जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी कॉपीज़, तो उन्होंने प्रपोज कर दिया कि जो डीएनए है वो कैसे रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड से। कैसे, सेमी कंजर्वेटिव मोड से। परंतु इसको एक्सपेरिमेंटली किसने सिद्ध किया, वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछेगा कि एक्सपेरिमेंटली किसने ये सिद्ध किया कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। तो एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था, हमारे बहुत अच्छे एक मित्र हैं मतलब उनके जो मित्र होंगे उनसे। तो इसको किसने डिस्कवर किया था, मिशेल्सन एंड स्टल। कब किया इन्होंने, 1958 में। कब, किस पे किया, एशर्शिया कोलाई, ठीक है, ई कोलाई था बेसिकली बैक्टीरिया, उस पे इन्होंने क्या किया, ये बताया कि हाँ भाई एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया उन्होंने कि जो मिशेल्सन और स्टल ने कि 1958 में कि जो एशर्शिया कोलाई पे उन्होंने सिद्ध किया कि जो डीएनए है वो कैसे सेमी कंजर्वेटिवली मोड से रेप्लिकेट करता है। अच्छा, एक स्ट्रैंड पहले ही बनी हुई रहती है और एक स्ट्रैंड सिर्फ नहीं बनती है, ये नहीं कि दोनों स्ट्रैंड्स नहीं बने, नहीं, एक स्ट्रैंड जो पहले से थी वही रहेगी और जो दूसरी स्ट्रैंड होगी वो बनती है, नहीं। इस वजह से क्या आते हैं उसमें, वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस कैसे आएंगे, क्रॉसिंग ओवर से। क्रॉसिंग ओवर क्या, हम डिटेल में जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, एशर्शिया कोलाई, ठीक है। अब मान लो जैसे किसी को नहीं होती, चुल होती है, यार इनने तो कर तो दिया लेकिन हम कैसे मान लें कि इनने सही किया है गलत किया है। तो वो जो चुल वाले भाई साहब थे उनका नाम था टेलर साहब, अरे रॉस टेलर, न्यूजीलैंड बैट्समैन, हाँ यार, रॉस टेलर। तो टेलर साहब ने भी एक्सपेरिमेंट किया, किस पे, इन्होंने एक प्लांट था, मतलब विशिया फाबा पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1958 में, उसी साल, और ये सिद्ध कर दिया। इन्होंने ऐसी क्या खास चीज़ करी थी, सबसे पहली बात तो ये आती है, उन्होंने ये तो सिद्ध कर दिया कि हाँ भाई सेमी कंजर्वेटिव मोड से डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, लेकिन उन्होंने रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे यूज़ कर दी। कैसी रेडियो एक्टिविटी, मतलब इन्होंने क्या किया, देखो मेरी बात सुनना, इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लगाया। क्या लगाया, मतलब जो एक इन्होंने क्या किया, मैं देखो अगर तो अपन डिटेल में चलें, इन्होंने क्या किया, जो हमारा वो थाइमीन होता था ना, थाइमीन, इसको उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव बना दिया। रेडियो एक्टिव बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, ट्राइटेटेड थाइमिडीन का इस्तेमाल किया। ट्राइटेटेड थाइमिडीन बोले तो ऐसे याद रखो, 1H3। अब सुन, कोई जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इसको हम क्या बोलते थे, क्या था वो, हाँ आएगा, ट्राइटेटेड थाइमिडीन। इतना पूछेगा नहीं डिटेल में, बस बता दे रहे हैं आपको, थाइमिडीन, ट्राइटेटेड थाइमिडीन का इन्होंने उपयोग किया, जो कि कैसा था, रेडियो एक्टिव था। अरे बोल, जो कि कैसा था, रेडियो एक्टिव। अब याद रखना, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, रंगीन कैसे बोल रहा हूँ, वो मतलब चमकदार होते हैं। चमकदार मतलब ऐसे कह लो, उनमें ब्रिलियंस होता है किसी चीज़ का, जिस वजह से वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अलग ही दिख जाते हैं। हम सेल की जब स्टडी करते हैं उसका एक्सरे लेंगे ना, तो वो चमक दिखेगी, इसीलिए वो कैसे रेडियो एक्टिव उन्होंने इस्तेमाल किया। और हाँ, पता कर लिया कि एक स्ट्रैंड जो थी वो पहले से थी और दूसरी स्ट्रैंड जब बनी नई, उसमें हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था। कैसे, अब और डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मिशेल्सन और स्टल का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कब किया था, 1958 में किया था, सबको पता है, ये तो सिंपल है ना। इन्होंने क्या किया, हैवी नाइट्रोजन का यूज़ किया था। हैवी नाइट्रोजन मतलब N15,
NN14। बेसिकली हैवी नाइट्रोजन कौन सा होता है? N15। और N14 तो हमारा नॉर्मल वाला नाइट्रोजन होता है। इन्होंने क्या किया, एक प्यारा सा DNA निकाला, कहाँ से? ई कोलाई, उसमें दिया हुआ ना एसर्शिया कोलाई, उसका DNA निकाला। और उन्होंने क्या किया, देखो ई कोलाई को क्यों इस्तेमाल किया गया है ना, ई कोलाई 20 मिनट में रेप्लिकेट कर जाती है। अब वो रेप्लिकेट करेगी तो उसका DNA भी डबल होगा, अरे DNA भी डबल होगा, इसीलिए ई कोलाई का इस्तेमाल किया जाता है। 20 मिनट में खेल खत्म हो जाता है, 20 मिनट पूरा माहौल बनेगा और नई प्रोजीनी भी आ जाएगी, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक्स में आपको पूरे में ई कोलाई दिखेगी। तो हमारा ये क्या था, इसका DNA था, किसका DNA? अपना ई कोलाई लिख देते हैं, एसर्शिया कोलाई, ई कोलाई। उन्होंने क्या किया, उसको N15 सॉल्यूशन में रखा। N15 सॉल्यूशन बोले तो हैवी नाइट्रोजन सॉल्यूशन। ये हमारा क्या है, प्यारा सा DNA। ये हमारा DNA है किसका? ई कोलाई का। उसमें इस समय दोनों स्ट्रैंड्स पे N15 आ गए होंगे। क्यों आ गए होंगे? क्योंकि हमने उसी सॉल्यूशन में रखा था। अरे बोल, उसी सॉल्यूशन में रखा था ना, इसीलिए। अब क्या हुआ, जब हम इसका रेप्लिकेशन उन्होंने देखा, मतलब 20 मिनट बाद जब वो सबसे पहली बार रेप्लिकेट करी, तो सॉल्यूशन उन्होंने कौन सा कर दिया? N14 का सॉल्यूशन कर दिया। और जो ये हमारी स्ट्रैंड्स थी N15 की, देखो एक ये स्ट्रैंड N15 की और एक ये स्ट्रैंड, क्योंकि अभी कटेगा ना DNA डबल होगा, तो एक N15 तो सेम थे। और जो N14 था उसकी एक नई स्ट्रैंड बनी। अरे बोल, उसकी एक क्या बन गई? नई स्ट्रैंड N14 की। किसकी बनी? N14 की। तो क्या देखने को मिल रहा है? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन, मतलब एक नई स्ट्रैंड बन रही है। सॉल्यूशन में N14 था, इसलिए हमें क्या दिख गया? N14। इससे इन्होंने पता किया कि हाँ देखो, N15 का जब सॉल्यूशन रखा था तो दोनों स्ट्रैंड N15 हो गई थी। जब इसका 20 मिनट मतलब इसको वहाँ से निकाल के N14 वाले सॉल्यूशन में डिप किया तो 20 मिनट बाद जब उन्होंने फर्स्ट रेप्लिकेशन इसका देखा, फर्स्ट रिप्रोडक्शन उसका देखा, तो क्या देखा कि N14 की नई स्ट्रैंड्स बनी थी और N15 एज यूजुअल थी। तो अब यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा? सबसे पहला वो क्वेश्चन पूछेगा कि उन्होंने कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल किया था, मिशेल्सन और स्थल ने कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल किया था? लिख देते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इस्तेमाल किया था। उसको उन्होंने क्या किया? डिप किया था DNA किसका? ई कोलाई का। किस सॉल्यूशन में? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। फिर वो पूछेंगे कि, अब वो यही पूछेगा देख, कि यदि जो है मतलब एसर्शिया कोलाई का एक मतलब हमने डबल स्ट्रैंडेड DNA लिया, उसको हमने 3 बार उसका रेप्लिकेशन कराया, तो कितना अमाउंट ऑफ DNA N15 होगा और कितना अमाउंट ऑफ DNA N14 होगा? कैसा क्वेश्चन है, अपन देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा। देख भाई, उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि यदि आपके पास एक डबल स्ट्रैंडेड DNA है। मैंने बोला ठीक है, हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड DNA है, उसमें जो N15 मतलब जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो N15 की हैं, ठीक है। उसको हमने रेप्लिकेट करा दिया N14 के मीडियम में 2 जनरेशन के लिए। तो पूछता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ DNA विच इज़ 915, मतलब हैवी नाइट्रोजन कितनी स्ट्रैंड, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ DNA में होगी। तो देख, उसके कहने का मतलब क्या है, जो हमारा DNA था प्रेजेंट, जो हमें दिया गया था, उसमें क्या था? N15 था। अरे बोला कि ना, क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? N15 था। अरे यार तुम लोग देखो यहाँ पे, N15 था दोनों स्ट्रैंड में। उसको हमने पहली बार रेप्लिकेट, 2 बार रेप्लिकेट कराना है। पहली बार जब हम रेप्लिकेट कराएंगे मतलब 20 मिनट में, तो देखना मेरी बात समझ, तो जब अपन रेप्लिकेट कराएंगे तो क्या होगा? 1 से 2 बनेंगे, वो तो हमें भी मालूम है, इसमें क्या खास बात है। अरे सुन तो लो, एक DNA हमारा किसका? N15 का आया, एक स्ट्रैंड हमारी N15 की आई, और ये एक और स्ट्रैंड किसकी आई? N15 की, ठीक है। अब जो N14, ये मीडियम कैसा है? N14, देखो जरा क्वेश्चन में लिखा है 2 जनरेशन के लिए हमने N14 मीडियम रखा है। तो जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो किसकी होगी? N14 की। अरे बोल, बनेगी कि नहीं बनेगी? जो 2 स्ट्रैंड बनेंगी वो किसकी होंगी? N14 की होंगी। अब हमने इसको एक और बार रेप्लिकेट कराया, बोले तो अब 2 से कितने बनेंगे? 2 से कितने बनेंगे? 4। तब जब इसको एक और बार रेप्लिकेट कराएंगे तो देखो, N15 था, ये हमारा N15 एज इट इज़ हमने लिख दिया, ठीक है। ये वाला N15 एज इट इज़ हमने लिख दिया, और ये इस समय भी मीडियम कैसा है? N14 वाला मीडियम है। अरे बोल, N14 वाला मीडियम है। अरे यार तुम लोग देखते जाना, मज़ा आएगी। अभी N14 वाला मीडियम है। अब ये हमारा जो N14 वाली स्ट्रैंड थी वो भी हमने बना दी। लो, ये कौन सी है? N14। ये भी कौन सी? N14। अब सुन, N15 पे कौन सा जुड़ेगा आके? N15 पे कौन सा जुड़ेगा आके? N14। क्यों? क्योंकि मीडियम में क्या है? N14 है। तो जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो हमें कैसी दिखेगी? N14 वाली। अरे यार, और जो हमारे N14 वाले थे मीडियम में भी N14 है, तो वो तो सेम ही बन जाएंगे।
तो मैंने क्या कहा कि जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए है, इससे मुझे क्या समझ में आता है, एक डीएनए की स्ट्रेंथ तो वही रहेगी और एक दूसरी स्ट्रेंथ की डीएनए बनेगी। अब ये हमने पता करने के लिए कैसे किया, हमने मीडियम में क्या डाल दिया, N14, जो हमें दिख गया N15 हैवी नाइट्रोजन होता है तो वो अलग ही दिख जाएगा, और N14 अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ डीएनए विच इज़ N15। देखो भाई साहब, अब इतना तो हमको लगता है आपको आता होगा। उसने क्या बोला हमसे कि परसेंटेज ऑफ डीएनए निकालो। यहाँ 4 स्ट्रेंड्स बनी हैं, अगर एक का लोगे तो 25% हो जाएगा, एक का 25 चौको 100, हाँ मतलब 100%। तो 2 स्ट्रेंड्स में मुझे ये देख, ये वाला स्ट्रेंड और ये वाला स्ट्रेंड, इसमें N15 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो पहले ध्यान से देखो, N15 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो कितना 50%, बोले तो 50% डीएनए जो होगा वो कैसा होगा, N15, और 50% डीएनए कैसा होगा, N14। ये हमारे कौन थे, मिशेल्सन और स्टल भाई साहब का एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम किसका पढ़ेंगे, विशिया फावा, बोले तो टेलर भाई साहब का। टेलर भाई साहब ने क्या, रेडियो एक्टिविटी का यूज़ किया था, वो और मज़ेदार चीज़ है। तो देख, टेलर भाई साहब ने क्या किया था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ किया था। इन्होंने थाइमिडीन का यूज़ किया था 1H3 से, जिसको हमने डिनोट किया था। अब रेडियो एक्टिविटी का क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि वो अलग ही चमकते हुए दिख जाते थे। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, डीएनए लिया, उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाल दिया, थाइमिडीन, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव डाला तो मैं रेडियो एक्टिव को तो ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, मतलब वो चमकेंगे अलग ही, तो मैंने स्टार बना दिया। अब उन्होंने क्या किया, उसका पहली बार रेप्लिकेशन कराया। पहली बार जब रेप्लिकेशन कराएंगे तो ये हमारी एक स्ट्रैंड और एक ये हमारी ये वाली स्ट्रैंड, ठीक है, जो कि कैसी हैं, रेडियो एक्टिव हैं। कैसी है, रेडियो एक्टिव है। फिर जो नई स्ट्रैंड बनेगी, क्या वो रेडियो एक्टिव होगी, ये तो आपको भी पता नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मीडियम में कुछ है नहीं रेडियो एक्टिविटी। हमने एक ही स्ट्रैंड में रेडियो एक्टिविटी करी है, जो कि किसको डिनोट कर रहा है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, नहीं चमका, एक और बार रेप्लिकेशन कराओ। अब कैसे नहीं चमकेगा, हम भी देखें ज़रा। एक और बार अगर तुम रेप्लिकेशन कराओगे, ये हमारी एक रेडियो एक्टिव वाली, ठीक है, ये हमारी एक और रेडियो एक्टिव वाली, ठीक है। फिर ये हमारी जो नॉर्मल थी, मतलब जिसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं थी स्ट्रैंड में, वो आ गई। अब जो हमारा कोई मीडियम तो है नहीं, तो बस नॉर्मल, ये हमारी नई स्ट्रैंड बन जाएगी डीएनए की, ये हमारी नई स्ट्रैंड। तो ये बोल दे कि बताओ कितना परसेंटेज ऑफ डीएनए इज रेडियो एक्टिव, तो बोलो 50%। अरे बोल हाँ कि ना, नहीं दिख रहा क्या, 50% इज, अरे यार 50% कैसी है, रेडियो एक्टिव, और 50% कैसी है, नॉर्मल। मतलब रेडियो एक्टिव का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव का यूज़ इसलिए किया गया, अरे अलग ही चमकता दिख जाता है। जब आप अंदर उसमें देखोगे ना, वो क्या बोलते हैं, वो 2 आँखों वाला क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप, तो अलग ही दिख जाएगा कि हाँ वो चमक रहा है, देखो, तो रेडियो एक्टिविटी का पता चल जाएगा। तो इससे हमने क्या सिद्ध किया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और एक और सुन, हमने अभी वो सेंट्रल डॉगमा स्कीम बनाई थी ना, तो जो सेंट्रल डॉगमा स्कीम थी वो किसने दी थी, क्रिक भाई साहब ने दी थी। मतलब डीएनए का पूरा खेल वॉटसन क्रिक ने किया है। बस वो तो फिर आगे चीज़ें आ गई कि डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन, मतलब खोज किसने करी, और उसको सेमी कंजर्व, मतलब कोई जान ही नहीं पा रहा था कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता होगा। सब बोलते थे कि अरे वो तो दोनों स्ट्रैंड उसकी रेप्लिकेट करती होंगी, कहीं बाहर से ही आ जाता है। फिर क्रिक भाई साहब ने बताया नहीं, वो सेमी कंजर्वेटिव मोड से करता है। और एक्सपेरिमेंटली किसने सिद्ध किया, मिशेल्सन और स्टल ने, कब, 1958 में। और साथ ही साथ टेलर भाई साहब ने, हाँ, विशिया फावा पे कब किया, ये भी 1958। मतलब वही चुल पड़ी थी, कह रहे हम क्यों नहीं कर सकते, और ये ज़रूरी है चुल। अच्छा, एक और सुन लो। यदि देख, डीएनए से डीएनए बनता है, इसको हमने क्या बोला था, डीएनए का रेप्लिकेशन, बोले तो डीएनए पॉलीमराइजेशन। किसकी प्रेजेंस में होता था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, बोले तो ट्रांसक्रिप्शन, ये किसकी प्रेजेंस में होता था, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देखो, जो बन रहा है उसका पॉलीमरेज चलाना है, और डीएनए की प्रेजेंस में बन रहा है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब मैं जो बता रहा था वो ये है, जब डीएनए से डीएनए बनता है ना, तो इसको हम बोलते हैं ऑटो कैटालाइसिस एक्टिविटी ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालाइसिस, ऑटो चलाना है, नहीं, ऑटो कैटालाइसिस एक्टिविटी ऑफ डीएनए। अच्छा, और जब हम डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलते थे, ट्रांसक्रिप्शन, इट इज़ एन हेट्रोकैटालाइसिस एक्टिविटी ऑफ डीएनए। इट इज़ नोन एज हेट्रोकैटालाइसिस एक्टिविटी ऑफ डीएनए। जब हम क्या करते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं, ये क्या होता है, हेट्रोकैटालाइसिस एक्टिविटी। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन स्पर्म,
अब वहाँ पे शौक में मत आ जाना कि भाई स्पर्म में कितना डीएनए होता है। हमने पता है हैप्लॉइड गैमीट है, एमिट के जो गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो डीएनए भी कितना होगा, 2C या सी। देखो डीएनए जो होता है ना उसको हम सी से डिनोट करते हैं। अब तो गैमीट्स हैप्लॉइड हैं तो वो जो सी होगा प्रेजेंट, मतलब अगर 2C है मतलब कि डिप्लॉइड, मतलब देख 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, उसमें उसके अंदर क्या होगा, डीएनए। तो अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन मतलब हमारे स्पर्म में तो कितने होगा, सी। ये सी स्पर्म से आ जाएगा, और वो दूसरा सी होगा वो कहाँ से आएगा, हमारे ओवा से जब फ्यूजन के समय, तो कितना कन्वर्ट हो जाएगा, 2C। अच्छा ठीक है, ये तो हमारा क्या था भाई, पूरा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बाद और मज़ेदार चीज़ आने वाली है, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पूरा इन डिटेल घुस के पढ़ाएंगे, और मज़ा ना आए ना तो बताना। चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।